दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खबरों का धोबी का। आज मैं आपको भारतीय टेलीविजन चलाने का मंत्र दे रहा हूं। पाकिस्तान, मौलाना मुसलमान, यही हमारे टेलीविजन की जान। भारत के टेलीविजन में हफ्ते में पाकिस्तान को लेकर 4 दिन बहस न हो तो शायद हमारे न्यूज एंकर को खाना ही हजम न हो। हमारी अंदरूनी सारी परेशानियों का मानो हल एक ही है, वो है पाकिस्तान। इसी बात को जारी रख आज तक की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप ने सुरक्षा परिषद नाम से एक खास कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें उन्होंने बेहद खास अंदाज में डिबेट किया। पाकिस्तान को डर लगता है। हमारे विषय का नाम ही है आज पाकिस्तान को डर लगता है। मौजूदा परिस्थितियों में क्या वाकई पाकिस्तान एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है जहां वो हिंदुस्तान से डरने लगा है? हमारे एंकर सिर्फ डिबेट ही नहीं करते हैं, एक कदम आगे बढ़ हर समस्या का हल भी बता देते हैं। चौधरी साहब, एक रास्ता है इसका, आपने खुद ही कहा, इसीलिए काउंटर क्वेश्चन है। और वो सवाल ये है कि एक रास्ता है बातचीत का, और वो रास्ता ये है कि जिन आतंकियों को आप शह देते हैं, उस आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप नेस्तनाबूद कर दे अपने मुल्क में, तो फिर हिंदुस्तान देखेगा कि पाकिस्तान की नीयत में सुधार हुआ है और फिर बातचीत की गुंजाइश बनेगी। पाकिस्तान पर चर्चा का तो कुछ महत्व समझ नहीं आया, लेकिन चीन ने हमारी सरहदों पे पिछले 1 महीने से घुसपैठ कर रखी। शायद यह हमारे टेलीविजन एंकरों के लिए डिबेट करना कठिनाई वाला हुआ है। पाकिस्तान के साथ ही राहुल गांधी भी हमारे न्यूज एंकरों के लिए सॉफ्ट टारगेट है, तेज तर्रार रूबिका का पसंदीदा टारगेट। तो सवाल हुआ और वो हुआ राहुल गांधी से और उसके साथ उस पर डिबेट भी। जब लद्दाख में हिंदुस्तान की सेना जोश में है, जब चीनी सेना को बातचीत के टेबल पर आना पड़ा और 1 से 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा, तो पॉलिटिक्स क्यों? तो राहुल गांधी को ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है? ये जानते हुए कि चीन चालाक है, ये जानते हुए कि चीन साम दाम दंड भेद सब करता है, इस वक्त सरकार का सपोर्ट करना चाहिए राहुल गांधी को, या फिर सरकार पर सवाल उठाने चाहिए? और ये बात सिर्फ सरकार की नहीं है, चूंकि सेना सीमा पर चीन से निपट रही है, तो सवाल इस बात को लेकर हो जाता है कि राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं या फिर सेना पर सवाल उठा रहे हैं। उसी डिबेट में रक्षा विशेषज्ञ सिन्हा ने मेज ठोक के दावा किया कि चीन की सेना ने 2 किलोमीटर पीछे अपने कदम ले लिए हैं और रूबिका ने इस पर उनको ना सोर्स पूछा ना काउंटर कोई सवाल किया। कभी कभी जब आप माउथपीस हो जाते हैं ग्लोबल टाइम्स के, तब डर लगता है कि देश में क्या होगा। आज वस्तु स्थिति यह है, सुन लें, कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं सुना, सुनिए, ये स्थिति है पोस्ट कोरोना के समय, जब भारत एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला है, मिलिटरी, डिप्लोमेटिकली और सभी चीजों में कॉम्प्रिहेंसिव पावर में। और जब हमारी जीत हो रही है, चीन की सेना 2.5 किलोमीटर ठीक है, पीछे चली गई है। मैं चाहती हूँ सुभाष ने तो इस पर जवाब दें, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल सिंह। लेकिन चीन और भारत का जो सीमा विवाद है वो बहुत गंभीर विषय है। रक्षा पत्रकार और खुद सेना में कर्नल पद पर रहे अजय शुक्ला इस घटना की रिपोर्टिंग बारीकी से कर रहे हैं। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड में इस पर एक तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है और उन्होंने वायर में भी लिखा है। उनके अनुसार चीन के जो सैनिक हैं वो सीमा पर घुसपैठ करके कुछ किलोमीटर अंदर आए हैं और लगातार उन्होंने वहां नुकसान भी पहुंचाया है। ताजा जानकारी के अनुसार राजनाथ सिंह जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने सेना के प्रमुख के साथ इस परिस्थितियों का जायजा भी लिया और यह शो रिकॉर्ड करने समय तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि चीन के सैनिक पीछे हटे हैं। यह चर्चा यही नहीं रुकी। युद्ध की ललकार करने वाले अमीश देवगन जी ने एक दूसरा पहलू इसमें इजाद किया और वो पहलू क्या था? चीन ने कैसे परिवार नियोजन किया था और उसके कारण चीन के सैनिक कैसे कमजोर है, वो सीमा पर लड़ने के लिए कैसे तैयार नहीं है और कैसे उनकी पूरी की पूरी जो ताकत है वो सिर्फ एक परिवार के एक ही मेंबर पर है, इसलिए चाइना अब लड़ाई में कमजोर होगा। ये अमीश देवगन ने डिबेट किया। लेकिन आज चीन एक बड़ा नास्तिक मुल्क है, यानी अब वहाँ देश के लिए जीने मरने की भावना लगभग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा चीन ने लंबे समय तक एक बच्चे की नीति यानी 1 चाइल्ड पॉलिसी का पालन किया है, जिसके चलते वहाँ के लोग देश के लिए शहादत देने से बहुत डरते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, बहुत डरते हैं, क्योंकि वो लोग देश के लिए मरना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर हम खत्म हो जाएंगे तो हमारे परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। शांति को त्याग डिबेट की मेज पर चिल्लाने वाले एंकरों का क्या ही किया जाए। दीपक चौरसिया को दिल्ली दंगे में शाहीन बाग का हाथ दिखा
और इतना ही नहीं, शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन में को उन्होंने सीधे तरह पे अवैध करार दिया। पर आ गए, सीधे सवाल का जवाब नहीं देंगे। शाहीन बाग से ये विरोध की आग निकली ना, जिसने नफरत को जन्म दिया। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। वो क्या जनतांत्रिक आंदोलन था? मैंने आपको पहले भी कहा है, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। सच यह है कि शाहीन बाग में चल रहा धरना संविधान के दिए जनतांत्रिक अधिकारों के तहत चल रहा था और इसीलिए केंद्र और कोर्ट ने इसकी इजाजत दी थी। और सच बात यह भी है कि यह दंगा भड़काने के लिए जो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, उन्होंने उनका जो भड़काऊ भाषण है, उन्होंने एक दिन पहले भड़काऊ भाषण दिया था और उसी के दूसरे दिन वहां दंगा शुरू हुआ था। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। लेकिन एंकर ने उस पर डिबेट नहीं की। फैक्ट का तो पता नहीं, लेकिन दीपक जी को मास्क पहनना जरूर सिखाने की जरूरत दिख रही है। Mask on your face. Pinch the metal strip or stiff edge so it holds to the shape of your nose. Adjust the mask over your face, covering your mouth and chin, making sure there are no gaps between your face and the mask. Do not touch the front of the mask. कोरोना के कवरेज से ऊब चुके एंकरों को विज्ञापन दाता व्यापारी रामदेव मानो संजीवनी का काम करते हैं। बाबा रामदेव ने कोरोना के मिलने से, यानी कोरोना जब दुनिया में जब पहली केस आई तब से अब तक अनेक नुस्खे दिए हैं जिससे कोरोना का इलाज मिल सके, उनका कहना है। और इस नाम पर उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचने का खेल खेला। इस हफ्ते इंडिया टीवी के सुशांत सिन्हा और मीनाक्षी जोशी ने बाबा रामदेव के साथ पूरा 1 घंटे का शो किया। आचार्य गुरुकुल में शिक्षा देते थे। गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए 8 साल का होना जरूरी होता था और वहां रहकर छात्र हर तरह की शिक्षा हासिल करते थे, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता था। दुनिया मानने लगी है, फिर कोरोना हो या जीवन की कोई भी जंग, अगर हम अपने जीवन को संयमित और नियमित करने तो जीतते हैं। और गुरुकुल में यही सिखाया जाता है। गुरुकुल व्यवस्था आज भी कितनी प्रासंगिक है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव, जो हजारों बच्चों को गुरुकुल शिक्षा दे रहे हैं। गुरुकुल व्यवस्था आज कितनी प्रासंगिक है यह एंकर ने बताया। बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ और 5000 बार तक जीवन में सब प्रकार की दिव्यता आए तो इनको से देखो, ये चलो भाई खाओ अपना। क्या बात। अब सिर्फ इस खबर का इंतजार है कि इतनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था में सुशांत और मीनाक्षी के अपने अपने बच्चे कब दाखिला लेते हैं। व्यापारी रामदेव सिर्फ किसी एक चैनल पे मेहरबान नहीं रहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि तो सब पर बनी रहती। भैया जी कहीं क्या उनसे अछूते थे, तो भैया जी को उन्होंने कोरोना को हराने वाला काढ़े का आविष्कार भेंट किया। कुछ कूट रहे? हाँ, मैं सोचा तुम्हारी कुटाई का इंतजाम करना चाहिए। हमारी क्यों कुटाई करेंगे? कोरोना की तो कुटाई करनी पड़ेगी ना। हाँ, कोरोना की तो कुटाई सही है। ये काली मिर्च है। हाँ, ये हल्दी है। जी गुरुजी। हल्दी, अदरक, जी, काली मिर्च, जी, मुलैठी, जी, ये दालचीनी है। जी गुरुजी। और सबसे बड़ी चीज होती है इसमें गिलोय। ये जबरदस्त काढ़ा तैयार हो गया है। गजब। कोरोना को कूटने वाला, कोरोना को हराने वाला। पूरे विश्व में कोरोना पे शोध चल रहा है और दवाई की खोज करने का प्रयास। इसमें वैज्ञानिकों की फौज दिन रात मेहनत कर रही है। ऐसे समय में व्यापारी रामदेव के ये नुस्खे भ्रम और गलत जानकारी फैलाने के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बचने की भी जरूरत है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.